बेटे का यही था। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ आप थोड़ा सा इधर आओ। मैं यहाँ पे रहूँगा ना। ठीक है जा। किसान पाठशाला बलराम किसान के साथ गणेश किसान जी राजनांदगांव जिला में किसान पाठशाला लेने के लिए आए हुए हैं ग्राम खपरे। गणेश किसान महाराष्ट्र से जलगांव सावदा में के पास छोटा सा गांव है कुमारखेड़ा, वहाँ से मैं आया हुआ हूँ। और पिछले 4 साल से मैं किसान पाठशाला के साथ बलराम किसान जी के साथ में मिलकर हम लोग पूरे भारत में केले को लेकर सीखना और सिखाना, ये मुहिम के तहत हम लोग पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे केला खेती हो रही है वहाँ पे सीखना और सिखाना, ये कंसेप्ट के तहत किसानों तक पहुँचने का हमारा मेन दायरा है। और जहाँ पे केला खेती हो रही है उन किसानों से उनके वहाँ की प्रॉब्लम समझना है और उनको वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना, ये हमारा काम है। दूसरी बात, किसान पाठशाला ये जो प्लेटफॉर्म है, ये 2004 से किसान पाठशाला रन किया हुआ प्रोग्राम जो है, जो बलराम किसान जी है, अपने आप शायद जानते होंगे, यूट्यूब पर अपना किसान पाठशाला के माध्यम से एक चैनल भी है, वो सब्सक्राइब कर भी आप सारे प्रोग्राम उसमें देख सकते हो। 2004 से उन्होंने ये समझा कि किसानी करते करते किसान की मदद कोई नहीं कर रहा है, किसान के जेब से 10 पैसे कैसे उनके जेब में आ जाए, ये सब काम इस किसान के पास से हो रहा है, मार्केट में कंपनीज कर रही है। तो किसान को उस फसल के बारे में मार्गदर्शन करे जो अपने खेत में वो जो फसल लगा रहा है उसके लिए, वो धान हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, चना हो सकता है, कपास हो सकता है। हम लोगों ने हमारे क्षेत्र में वहाँ पे पकड़ा केला, क्योंकि केला ऐसी फसल है पूरे साल भर केला खाने के लिए लगता है और हर जगह पे केला आसानी से हो जाता है। अगर उसमें पानी की मात्रा अगर आपके पास में पूरे साल भर की है तो केला आपके पास अच्छे से हो जाएगा। खाली उसके जो क्लाइमेटिक जोन है, उसका जो रख रखाव है, वो अगर आप समझ लो तो केला आप आपके गांव में आप कर सकते हो और हो भी रहा है। अभी केले को लेकर मैं अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बोलूँ तो शायद मैं समझ पाऊँ कि आप सब लोग यहाँ पे क्या केले के किसान ही हैं कि नया केला लगाने वाले हो, या पिछले साल 5 साल से केला कर रहे हो, या 2 साल से केला कर रहे हो, या पिछले साल ही लगाया था तो मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर ये मैं समस्याएँ आप लोगों से समझूँ तो फिर आगे बढ़ने में हम लोगों को आसानी रहेगी। हम लोग अभी नए किसान हैं, अभी चालू किए नहीं है, करने वाले हैं। अच्छा, नए केला करने वाले थोड़ा सा परिचय आप किसान मित्रों का ले लीजिए ताकि हमें समझ में आएगा कि हमें समझने के लिए और हम लोगों को भी उनको आसानी से समझने के लिए। चाचा जी है, चाचा जी का भी काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने सुना है, 2-3 साल से केला। मैं पिछले साल लगाया हूँ, पिछले साल मतलब 24 साल के टिकी किया हूँ मैं, 24 साल के 4 एकड़ में लगाया हूँ। लेकिन मेरा खाम अच्छा है, मतलब 60 किलो की हुई पानी निकला खाम। 60 किलो से क्या आपने? 60 किलो के रेट निकला है, 60, 70, 80 किलो तक क्या है खाम। 20 साल की भी है। अगर जाना चाहत आप देखने के लिए तो 2-4 किलोमीटर है, रोडे पे है आमन। 20 साल के अभी 3 गाड़ी काटा हूँ, अभी कट्टी चल रही है। वैसे 2007 से कर रहा हूँ मैं ड्रिप खेती, लेकिन मैं केला नहीं लगा सकता, पहले भाटा मिर्ची लगा था, जब केला में उतर गया। मैं किशोर वर्मा राजनांदगांव से हूँ। मैं इस साल केले की खेती शुरुआत करने वाला हूँ, मतलब करूँगा जी। मैं इस साल सोच रहा हूँ कि मैं शुरुआत करूँ जी। मतलब मैं मोटा मोटी समझूँ कि भैया का भी जी मैं 4-5 साल से केला लगा रहा था, तो इस साल अभी गैप किया हूँ। उसमें परेशानी आई थी मुझे कि जो वज़न आना चाहिए 40 से 50 किलो, वो नहीं आ पा रहा। अच्छा, 40-50 किलो का वेट नहीं आ रहा। भी आप लोग भी नया फार्मिंग करना है, नया हम लोग नया लगाना है, नया लगाना केला में धान का खेती करते हैं। भैया को भी नया लगाना है, हमारे को भी नया लगाना है। अच्छा, भैया जी सरपंच जी हैं, कौन से गांव से? ये गोपालपुर पंचायत से कोड़का है मेरा गाँव। ये अच्छी बात है कि गांव के मुखिया ही अपने बीच में है, तो मुखिया और मैं समझ मोटा मोटी ये समझ रहा हूँ कि सारे किसान ही करने के लिए बराबर, इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि A to Z नॉलेज आप लोगों को चाहिए, लगाने से लेकर पूरा हार्वेस्टिंग तक आपका पूरा नॉलेज चाहिए ताकि आप केले में अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सको। पानी की मात्रा अच्छी है अपने यहाँ पर, पानी का कोई किल्लत नहीं है, इलेक्ट्रिक का भी कोई किल्लत नहीं है।
यहाँ का टेम्परेचर अगर मैं समझूँ तो टेम्परेचर कितना प्लस जाता है और कितना माइनस जाता है? मैक्सिमम 44, मैक्सिमम 44, 45। हाँ। अगर शहर का अगर आप एक अनुमान लगाएं, जैसे रायपुर शहर हो गया या राजधानी का जैसे मान लें 44, 45 के आसपास जाता ही होगा। अभी मतलब इस बार 47 पे जा रहा है। हाँ 47 तक अगर रहने एक का औसतन माने, इस चीज को औसतन माने तो 44 से 45 डिग्री तक ये एवरेज एवरेज एक 10-15 दिन तक इतना रहेगा। बिल्कुल रहेगा। 47 10 में से 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा। लेकिन 44 एवरेज जाता है बराबर। एक महीने में कम से कम 15 दिन का वो एवरेज महीने रहेगा कि 44 टेम्परेचर बन गया रहेगा बराबर। और ठंडी में कितना बीच आते हो? 10, 12, 5 मतलब ठंडी ज़्यादा नहीं होती है, एक बैलेंसिंग में ठंडी होती है। मतलब हमें गर्मी के लिए ही ज़्यादा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। 20 से ऊपर ही जाता है ठंडी। तो केले में अभी शुरुआत करते हैं A to Z में। जैसे लगाने से लेकर कटिंग तक की सारी मैं आपको बता दूंगा कि लगाने की रेसिपी क्या रहेगी। जैसे आपकी तरफ साधारण केला कौन से समय में लगाते हो आप? जून, जुलाई में। जून में। वैसे तो आपकी तरफ देखा जाए तो केला साल भर लगेगा, खाली दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 15 तक थोड़ी सी ठंडी उस समय आती है। तो उतना समय छोड़ के आप महाराष्ट्र जैसे प्रणाली आपके यहाँ पे कर सकते हो काफ़ी बड़ी तरीके से। लेकिन क्लस्टर वाइज आप लोगों को जाना पड़ेगा। क्लस्टर वाइज मीन्स क्या कि एक गांव में कम से कम 5 किसान एक समय में एक दिन में मेला लगाए, वो 10 दिन में, ताकि आपके यहाँ से गाड़ी बनकर निकल जाए। हाँ ठीक है। तो आप लोगों को रेट मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कई किसान हैं, जैसे हम लोग 10 किसान इस गांव से निकल के आए, तो 10 किसानों को 10-10 एकड़ जमीनें हैं, तो वन टाइमिंग 10 एकड़ में केला नहीं लगा है, 3-3 एकड़। 3 एकड़ मार्च अप्रैल में लगा दिया, बाकी 3 एकड़ जून जुलाई में लगा दिया, बाकी 3 एकड़ अक्टूबर नवंबर में लगा दिया। तो तीनों फसलें आ गई। मार्च अप्रैल में जो लगता है उसको आधार बोलते हैं, जून जुलाई में जो लगता है उसको मूंग वाला बोलते हैं, और अक्टूबर में जो लगता है उसको कांदेदार बोलते हैं। तो तीनों में भी रेट अच्छा मिलता है। ये मेरा जहाँ तक का, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सावदा से काफ़ी बड़ा केले का बेल्ट है, वहाँ से तो उस जगह पे एक क्लस्टर में केला लगता है। लेकिन एक गांव में कम से कम 5 किसान, और 5 किसान का 1 एकड़, एक किसान का 3 एकड़, तो 15 एकड़ का क्लस्टर अगर बनेगा तो 15 एकड़ में मिनिमम आपके 15 कम से कम 20,000 पौधे रहेंगे। तो 20,000 पौधों में आपके 5 लोगों के खेत में 17 टन की गाड़ी आराम से बन के निकल जाएगी। तो वो लंबी चाल के रहेगी। दिल्ली वगैरह आप यहाँ से माल भेज सकते हो, या फिर आपके प्रदेश की भी आप पूर्ति वहाँ पे माल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उतना केला नहीं होता है, लेकिन केला बहुत सारा लगता है। रायपुर है, दुर्ग है, महासमुंद है, ये बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है, इनमें के बड़े बड़े केले के स्टोरेज है, वहाँ पे आप आपका केला दे सकते हो। तो तीनों समय पे आप केला लगा सकते हो, इतना मैंने देखा है। लेकिन हर समय केला लगाते समय आपको उसमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन क्या? जैसे मार्च अप्रैल में केला लगाने की बात कर रहा हूँ, तो ठंडी नीचे जा रही है और गर्मी बढ़ रही है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद में टेम्परेचर बढ़ना शुरुआत हो जाता है। तो उस समय में अगर मार्च अप्रैल में आप केला लगा रहे हो, तो पौधा लगाने से पहले ही वहाँ पे सण और मक्का आपको लगाना है। तो ये जाता है केले को सबसे पहले, पॉइंट अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन सबसे बेस्ट होता है। केले में 7 पॉइंट होते हैं, 7 पॉइंट में केला खत्म हो जाता है। पहला होता है लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन के बाद में क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल के बाद में आप अगर ड्रिप डाल रहे हो तो ड्रिप डालने के लिए बेड वगैरह, नाली पानी प्रिकॉशन, या फिर फ्लड लगा रहे हो तो फ्लड का सिस्टम। तो ड्रिप का टपक पद्धति का सिस्टम आ गया। उसके बाद में पौधा लगाते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो खाद प्रबंधन शुरुआत का वो छोटा सा टॉपिक रहेगा लगाते समय। उसके बाद में पौधा लगाने के बाद 45 दिन का शेड्यूल के बाद में आपका आएगा जब उसकी मैच्योरिटी ग्रोथ को कंद डेवलपमेंट करेगा, उस समय में क्या क्या लगेगा। जब वो अपना बेड रेस्ट बनाएगा, मतलब बीज पेट में थर्ड बनाएगा, उस समय में क्या क्या न्यूट्रिशन लगेंगे। न्यूट्रिशन के बाद में 180, 160 से 165 दिन के बाद पौधा फ्लावरिंग देता है। 6 महीने के बाद उस समय बंच मैनेजमेंट आएगा। बंच मैनेजमेंट के बाद में 90 दिन के बाद कटाई आके पौधा
खत्म। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला पॉइंट आएगा, अगर आपको रटोन मैनेजमेंट रखना है तो रटोन मैनेजमेंट कैसे करें। तो रटोन मैनेजमेंट तो हमारा पार्ट आता है 160वें दिन। अगर आप लोग बी किसान के गाइडलाइन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो तो 160वें दिन ही आपको रटोन रखने की गाइडलाइन उसमें प्रोवाइड हो जाती है। एक हमने सॉफ्टवेयर बना के रखा है BFS, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। वो आपके खेत की पूरी माहिती लेता है, मतलब जानकारी लेता है, और जानकारी उस फॉर्म के ऊपर लिखकर आपको भेजनी पड़ती है। आपकी ज़मीन का pH कितना है, आपके पानी का TDS कितना है, कार्बन परसेंटेज वैल्यू क्या है आपके इसमें, उसके बाद में आपकी ज़मीन में EC कितना है, ये सारी क्राइटेरिया जो दी हुई है, आप बोरवेल का पानी है या नहर का पानी है या नदी से कहाँ से ला रहे हैं, कुछ चीज़ें उसमें पूछी गई है। तो वो सारी चीज़ें आप ठीक करने के बाद में जब हमारे पास भेजते हो तो कंप्यूटर उसे एनालिसिस करके फिर आपके पास शेड्यूल भेजता है। तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई है जो मैंने आपको बोला कि लैंड प्रिपरेशन के बाद में क्लाइमेट कंट्रोल, ये पहली शुरुआत की चीज चरण दिया हुआ है। लगाते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, लगाते समय 45 दिन तक क्या क्या उसमें फर्टिगेशन देना है, 45 दिन से 110वें दिन में क्या फर्टिगेशन देना है, 110 दिन के बाद में जब ऊपर करेगा तो 110 दिन के बाद 160 से 170 दिन तक क्या फर्टिगेशन न्यूट्रिशन इसमें देना है। तो न्यूट्रिशन ये पार्ट जो है लास्ट के 10% में आता है। जैसे केले में 100% अगर आप समझो तो 100 में से 70% वाटा आता है पानी का। वाटर मैनेजमेंट का काफ़ी सारा बड़ा रोल है केले में, अगर आप लोग समझो तो। उसमें बाकी और चीज़ें आती है 20% जो आता है क्लाइमेट कंट्रोल। गर्मी के समय गर्म लू नहीं जाए, ठंडी के समय ठंडी हवा नहीं लगे, पत्ती कब काटना है, ये सारी चीज़ें। जैसे अभी मैं प्लॉट विजिट करके आया तो फुल गर्मी में आधे से ज़्यादा पत्तियाँ काट दी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी कई सारे प्रोटेक्शन बता दी है। बर्ड आने के बाद में उसमें कौन सा स्प्रे करना है, बल्ब मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर पूरा बर्ड नीचे तक आया है, नीचे के पंजों में 5 पंजों में गैप नहीं बना है तो उसमें गैपिंग कैसे बढ़ाना है, केले की साइज कैसे बढ़ाना है, ये चीज़ों के ऊपर पूरा उसमें बंधन दिया हुआ है। तो सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन आता है। तो लैंड प्रिपरेशन में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 1 एकड़ का सिस्टम पकड़ते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। हर जगह पे 1 एकड़ एक समान होता है। 1 एकड़ में अगर आप केला लगा रहे हो तो केले में कम से कम बायोमास कार्बन हमें 10 टन के लगभग देना पड़ेगा। तो वो गन्ने का प्रेसबर्ड में आपके पास हो सकता है या फिर गोबर खाद आपके पास हो सकता है। गोबर खाद पिछले 1 से 1.5 साल पुराना हो तो वो काफ़ी बेटर और अच्छा रहेगा। गोबर खाद 4 से 5 ट्रॉली 1 एकड़ के लिए देना है। वो कब देना है, जैसे अभी चना था या धान, आपके पास धान था, उसके बाद में पट्टी बिलाव कर लिया, पट्टी बिलाव करने के बाद में उसमें गोबर खाद देना है। गोबर खाद बिछाने के बाद में उसके आपके पास में वो ट्रिलर आता है ना, वो दाते वाला, वो घुमा देना है ताकि उसमें जो ढेपे हैं और अपन ने जो गोबर खाद मिलाया वो ऊपर के 6 इंच के लेयर में मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद में 10-10 फीट पे आपको नाली डाल देना, 10 फीट 10 फीट 10 फीट, तो आपको बेड मिल जाएगा। जैसे ये जो नाली है, ये जो नाली बनेगी आपकी, ये 10-10 फीट पे रहेगी। इसका डिस्टेंस जो रहेगा ये 10 फीट पे रहेगा, सेंटर टू सेंटर ये 10 फीट रहेगा। अभी इसके ऊपर यहाँ पे ड्रिप डालना है। जो ड्रिप डालने वाले हैं उनको यहाँ पे ड्रिप डालना है। ये 70-30 वाला ये ड्रिप रहेगा 5 फीट पे। आया समझ में? ये नाली वाला कंसेप्ट है। ये 70% जगह जो यहाँ से यहाँ तक आप जो ढक के रखोगे, ये वाली, ये 70% जगह जो रहेगी यहाँ पे पूरा कचरा मल्चिंग रहेगा, और ये नाली जो रहेगी ये खाली रहेगी। ये पूरी नाली यहाँ से यहाँ तक ये पूरी खाली रहेगी। ये हम लोगों के चलने के लिए रहेगी, और पौधा यहाँ पे लगेगा। जैसे ये हमारा सेंटर लाइन है ड्रिप का, तो यहाँ से यहाँ पे 1.5 फीट का डिस्टेंस ले लेना है। इस दिशा में ले लेना है आपको। जैसे 5x7 की मैं बात करूँ, लाइन से लाइन 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट। तो आपको मार्किंग कैसे डालना है, तो एक दिशा से इधर 1.5 फीट लेना है और यहाँ पे 5.5 फीट ले लेना है। दूसरी ड्रिप के ऊपर वही चीज़, यहाँ पे 5.5 फीट लेना है और यहाँ पे 1.5 फीट लेना है। तो ये आपका जिगजैग दिखना शुरू हो जाएगा। आए जिगजैग?
उसके बाद में यहाँ से 7 फीट पे मार्किंग डाल दो तो ये झिकझैक हो गया। यहाँ से 7 फीट पे मार्किंग डाल दो तो ये झिकझैक हो गया। यहाँ से ये 7 फीट मार्किंग डाल दो तो ये झिकझैक हो गया। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा हो तो हाँ बोलते जाइए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग मेरे साथ में हो। ये झिकझैक समझ में आ रहा है? ये मेन लाइन है। ये मेन लाइन के पास में आपको ये ऐसा ये डंडे को जो सब मेन लाइन होती है ना उसको बीच में लेने के लिए, जैसे हम लोग हर बार रटून रखेंगे तो रटून रखने के लिए वो जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए ये ड्रिप वाला शेड्यूल इस दिशा में भी वैसा ही करना है। यहाँ से ये 7 फीट लिया तो ये झिकझैक हो गया। 5 बाय 7 ये ड्रिप लगाना है। लेकिन ये लगाते समय ध्यान ये रखना है कि मार्च में या जून में पौधा लगाना है तो पौधे से 1.5 फीट दूरी पर यहाँ पर यल शेप में आपको सड़ लगाना है, पश्चिम और दक्षिण दिशा में, ताकि गर्म लू उस पौधे को ना लगे, उसके थड़ को ना लगे। जिस दिन 2 या 3 बारिश हो गई उस दिन इस सन को कट करके इसके ऊपर कचरा मल्चिंग के स्वरूप आपको बिछा देना। दूसरी बात, 2 पौधे के बीच में यहाँ पे 2 मक्का के दाने आप डाल सकते हो। इस समय अगर केला आप लगा रहे हो तो चारों तरफ गन्ना घास सबसे पहले लगाना है। 10-10 फीट पे नाली आपको लगानी है, बीच में 5 फीट पे ड्रिप डालना है। ड्रिप डालने के बाद में उसको 7 दिन उसके ऊपर पानी ऑड इवन चलाना है। एक दिन चलाना है, दूसरे दिन बंद रखना है, तीसरे दिन चलाना है, चौथे दिन बंद रखना है, ताकि वो बेड के ऊपर पूरा पानी का भेज बन जाए और जो ढेपे हैं वो भी पानी से रिलीज हो जाए। चौथे दिन आपको ट्राइकोडर्मा वाला ट्रीटमेंट करना है। जब चौथा दिन पानी का रहेगा उस दिन तो ट्राइकोडर्मा जिस दिन आप ड्रिप चालू करेंगे उसी दिन आपको फर्मेंटेट करना है। ट्राइकोडर्मा फर्मेंटेट करने के लिए क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना है। 200 लीटर पानी में 1 केजी ट्राइकोडर्मा डालना है। उसमें 1 केजी आप मक्का डाल सकते हो। मक्का पता है ना सब लोगों को। और 100 ग्राम इसमें आपको डालना है सोयाबीन। सोयाबीन पता है? मक्का और सोयाबीन को एक जगह पे पीस लेना है, ऐसा चौड़ा मोड़ा रहेगा, थोड़ा सा भरडा। उसको टंकी में छोड़ देना है, पोटली बांध के उसको छोड़ दो। इस मिश्रण को 1 से 1.5 घंटा हिलाते रहो और इसको पोटली को उसमें डाल दो। दूसरे दिन आने के बाद उसको भी हिलाओगे तो उसका सारा जो फाइबर है वो सीधा उस पानी में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ट्राइकोडर्मा ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा। दूसरे दिन जब आप उसको हिलाने जाओगे वो पोटली को, उस टाइम उसमें 100 ग्राम सुक्रोज डाल देना है, वाइसोलोमेटा सुक्रोज डालना है, तो ये पूरा एक्टिव हो जाएगा। चौथे दिन जब आप पानी देने जाओगे उस दिन में पोटली को निकाल लो, जो मक्का वगैरह डाला हुआ है, बाद में उसको अच्छे से हिला लो और ड्रिप से उसको अपने खेत में 1 एकड़ के लिए ट्रीटमेंट कर लेना है, ताकि वहाँ पे शत्रु फंगस को मारने का काम ट्राइकोडर्मा करता है। ट्राइकोडर्मा आपने अगर चला लिया तो वो शत्रु फंगस को किल कर देगा, मतलब बेड आपका पौधा लगाने से पहले ही शत्रु फंगस को किल कर देगा। मक्का के दाने और आपका सट, ये पौधा अगर आप लोग 15 जून को लगा रहे हो तो 1 जून को ही आपके खेत में ये चीजें हो जानी चाहिए। मतलब पानी लगाने का शेड्यूल आपके खेत में 25 मई से चल जाना चाहिए। आपके खेत में 25 मई को ड्रिप डालकर पानी का शेड्यूल चलना चाहिए, ताकि 1 जून को आपको सण और मक्का लगाते समय मॉइस्चर वहाँ पे मिले, हर जगह पे मॉइस्चर मिले। 15 जून को जब पौधा आएगा तो सण आपका कम से कम 9 से 10 इंच बड़ा होना चाहिए, तब उसमें आप कीचड़ बनाकर उसमें आपको पौधा लगाना है। अभी कीचड़ बनाते समय आपको करना क्या क्या है, कीचड़ बनाते समय आपको पौधा लगाते समय, पौधा आने के समय भी कई सारे किसानों के क्वेश्चन होते हैं। पौधा जैसे 15 जून को किसी को पौधा लगाना है, हमने सण और मक्का हमारे खेत में लगा के रखा है, जर्मिनेशन कर लिए, अभी पौधा आया 15 जून को, तो 2 दिन आपके खेत में पौधे को रखना है। जैसे ही पौधे की गाड़ी आएगी उसको धूप और छाव वाली जगह पे रखना है, पतरे की जगह पे नीचे नहीं रखना है, नीचे कंक्रीट डाला हुआ है वैसी जगह पे नहीं रखना है, नीचे मट्टी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि पानी जो भी डालोगे तो वो मॉइस्चर बन के पानी मट्टी में निकल जाए। वरना आप इस कंडीशन में इसके ऊपर पानी डालोगे तो इसके ऊपर पानी जाता नहीं है, ये हुमस बनाएगा, पत्ते पीले हो जाएंगे दूसरे दिन आपके पौधे के, ये ध्यान रखना है।
ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों के पास फोटो वीडियो आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसान करता नहीं है, लेकिन उस समय समझ में आता है गाड़ी आ गई तो मैं रखूँ कहाँ पे। तो आपको गाड़ी आने से पहले ही प्रिकॉशन करके रखना है कि मेरा पौधा आते समय यहाँ पे रखा जाएगा, और यहाँ रखने के बाद में उसको आते से ही 15 से 20 मिनट या 1 घंटा वैसे ही रेस्टिंग पीरियड में रहने देना है। उसके बाद में उसके ऊपर पंप से पानी डाल देना है, तो पानी सादा रहेगा। या फिर ज़्यादा गर्मी में जून में अगर आया हुआ है, बारिश का एक बूंद भी नहीं आया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ग्लूकॉन-डी आता है, हम लोग ग्लूकॉन-डी पीते हैं ना, ग्लूकोज जिसमें आता है, वो 15 लीटर पानी में 50 ग्राम डालना है, उसको हिला लेना है, 10 ग्राम उसमें सुक्रोज ऐड करना है, और दोनों को हिला के उस पत्तों के ऊपर डाल देना है, ताकि उसको रेस्टिंग मिल जाए। कई सारे लोगों का पानी तुरंत मिला के, लेकिन 1 घंटा पौधा आने के बाद उसको रेस्टिंग में रखो। जहाँ पौधा रख रहे हो वहाँ नीचे जमीन के ऊपर पानी डाल देना, वो भी पौधा आने के 1 घंटे पहले, वरना पौधा आते से ही डालोगे तो पानी जैसे ऊपर उठेगा, उसके ऊपर पौधे रखोगे वो भी ढाल बन के उठेगा। पता चला 2 बजे गाड़ी उतार रहे हैं, जमीन लाल हो गई है और अपन पानी डाल रहे हैं, पौधा रख रहे हैं, नीचे से पानी से भाप आ रही है, तो वो भी पत्ते को पीला कर देगा, क्योंकि उसको वो वातावरण पता नहीं है। हमारे यहाँ पे पूरा प्रिकॉशन रहता है नर्सरी में, तो आपके खेत में उसको धीरे धीरे उस वातावरण में सर्वाइव करेगा, तो 2 दिन में 48 घंटे में वो वातावरण को सेट कर लेता है। पौधा रखते समय ध्यान रखना है आपको सुक्रोज और ये डालना है। दूसरे दिन की प्रणाली रहेगी, 15 लीटर का पानी 1 दिन में ही खत्म नहीं होगा, उसमें 10 ग्राम आपको 22 डाल देना है, जो सिस्टमेटिक फंगिसाइड का काम करता है। तो जो भी सिस्टम में अगर उसने रात में कुछ दिक्कत आई हो या कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ी हो तो उसको किल कर देता है। तीसरे दिन आपको शाम के समय, कब? शाम के समय 4 बजे के बाद में पौधा लगाना है, सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक नहीं लगाना। कई सारे किसान गलतियाँ कर लेते हैं कि सवेरे 6 बजे मजदूर को बुलाना, 10-11 बजे तक धूप टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक पौधे को लगा के घर पे वो चले जाते हैं, बाद में पौधे को बोलते हैं तेरे हिसाब से काम करना। तो धूप तो 12 बजे के बाद नहीं आती है, तो वो प्रेस में चला जाता है, पत्ते ऐसे ही चिपक जाते हैं एक दूसरे को, आपने देखा होगा। बर्फ जल्दी खुलते नहीं, रात में ठंडी आएगी ज़्यादा, 2 बजे के बाद तो ठंडा होता ही है। सर्द गर्म जब बनेगा तो पौधा आपके 10 से 100 पौधे आपको रिलीज होते हुए दिखेंगे। रिलीज मतलब क्या? मोल के पास फंगस आ जाएगी, सेंटर को अंदर चला जाएगा, तो उसके लिए किसान को 4 बजे के बाद अगर पौधा लगाया तो 7 बजे तक तो दिन ढलता ही नहीं है। 7 बजे तक पौधा लगाओ तो रात का वो रेस्टिंग पीरियड उसको मिल जाता है, छाँव मिल जाती है, तो उसका राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए उसको आसानी बढ़ती है। तो सवेरे 10 बजे तक या 8 बजे तक तो सनलाइट एकदम धीमी गति से होता है, तेज रोशनी नहीं होती, तो उसको कम से कम 12 घंटे का सर्वाइवलनेस पीरियड मिल जाता है, उसमें वो अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलपमेंट कर लेता है। तो लगाते समय क्या करना है, 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम या 300 ग्राम भी आप इसको ले सकते हो। ये मेटाराइजिन एनिसोप्ली आता है, ये लिख सकते हो, मेटाराइजिन एनिसोप्ली आता है। ये व्हाइट ड्रग के लिए काम करता है। घूमनी कीड़ा किसने देखा है? घूमनी, वो व्हाइट कलर की होती है, मोटा वाला, तने को चटक लेती है, खा लेती है। ये अगर एक बार तने को लग गई तो वो पौधा हाइट हेल्प नहीं लेता है, उसका सेंटर पौधा नीचे आ जाता है। ये व्हाइट ग्रब के लिए मेटाराइजिन एनिसोप्ली, इसमें 200 ग्राम ये लेना है आपको ट्राइकोडर्मा, और 200 ग्राम वाइसोरमेटा। सुक्रोज जिसके कंटेन आते हैं, जो बी किसान से आपको मिलेगा, आपके पौधे अगर वहाँ से बुला रहे हो तो गाड़ी के साथ में आपको मंगा सकते हो। तो कीड़ा जो किस वक्त लगेगी? ये पौधा लगाते समय 200 लीटर के बैरल में ये तीनों मिश्रण कर लेना है, पौधे को रख देना है बेड के ऊपर। एक पौधा निकाला, जहाँ पे मार्किंग है पौधे के 1.5 फीट दूरी पर सड़ लगा हुआ है, 2 पौधों के बीच में मक्का लगा हुआ है। अभी महसूस करो, खेत में जाओ कि मेरे खेत में सड़ इतना बड़ा है और मक्का इतना बड़ा। आज मैं केले की फसल अगर लगा रहा हूँ तो, और मैं अभी केले का पौधा उठाकर उस गड्ढे में रख रहा हूँ, तो वो गड्ढे में ये मिश्रण डालना है। 300 ml का पानी बनाकर एक हाथ से उसको मतना है,
दूसरे हाथ से वो कीचड़ पौधे को लेना है और कीचड़ को बाजू करके वो कीचड़ को पौधे के चारों तरफ लगा देना है, तो बोल को प्रोटेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, कीचड़ बना के अगर लगाओगे तो वहाँ का एयर सर्कुलेशन वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये पौधे के पास आपने कीचड़ बनाकर लगाया हुआ है तो पौधा और ये कीचड़ उसके बोल को पकड़ लेगा, तुरंत आपका राइजोस्पेयर स्ट्रक्चर बढ़ेगा और 7वें दिन आपको पत्ता या 5वें दिन पत्ता पट से आपको दिखाई देगा। 100 जर्मिनेशन होता है, पौधा मरने की शंकाएं काफ़ी कम आती है। 99.99% 100% जर्मिनेशन करता है पौधा। 1% जो बोल टूट गया है, लगाते समय उन्होंने हिला दिया है, कई बार हम निकालते समय आधा वाइट मीडिया उधर और आधा इधर है और फिर भी उसने लगा दिया, उन पौधों में समस्या दिखती है, बाकी अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो ये वाला मिश्रण करके आप कीचड़ बना के ये प्रणाली कर सकते हैं। बराबर, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि पौधा लगाते समय ये हर किसान के खेत में चाहिए। आप मार्च से अप्रैल में लगा रहे हो, जून जुलाई में लगा रहे हो, जून का पार्ट जुलाई का पार्ट अलग हो सकता है, शायद उस समय तक 2 बार बारिश आ गई है तो आपको सड़ और मक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप 70-30 टन से 5/7 पे जा रहे हो, मैंने आगे बोला है कि कचरा मल्चिंग करनी है, तो क्या आपके पास कचरा है? अगर कचरा नहीं है तो सड़ मक्का लगा के रखना पड़ेगा ताकि वो जितनी हाइट पर जाए उस समय उसको कट करके आपके बेड के ऊपर बिछा दो, तो जितनी बारिश आएगी उतनी हरी घास वहाँ पे वो केचुआ और नीचे आपके जीव से जीवाणु कॉलोनी को डेवलपमेंट करने के लिए वो हरी खाद आपको काम में आएगी। दूसरी बात, पूरे बेड के ऊपर अगर आप कचरा मल्चिंग करोगे तो वहाँ पे खरपतवार काफ़ी कम आएगी, मतलब 70% जगह पे खरपतवार आपके यहाँ पे आएगी ही नहीं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, जहाँ कचरा होता है वहाँ पे खरपतवार नहीं आती है। दूसरी बात, 20 एक नाली जो रहेगी उसमें आप कंटिन्यूस चलोगे काम करने के लिए, हर बार आपको मटेरियल डालना है, ड्रिंचिंग करना है, बराबर, पौधे के ऊपर स्प्रे लेना है, तो उतनी घास वहाँ पे आएगी नहीं, और आएगी तो आप 2, 4, 5 लेडीज लगा के आपके 1 एकड़ की घास निकाल कर उसके ऊपर आप डाल सकते। अभी 3 चीज़ें हो गई, लैंड प्रिपरेशन हो गया आपका, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए मेड़ पर आपको गन्ना घास लगा देना है। गन्ना घास लगाते समय कई सारे किसानों ने ये करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा 1 एकड़ का खेत है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको, ये समझने की आप चेष्टा कीजिए। जैसे इस दिशा में मेरा रोड है, इस दिशा में दूसरे किसान का खेत है, इस दिशा में दूसरे किसान का खेत है, इस दिशा में दूसरे किसान का खेत है। मुझे यहाँ पे केले का पौधा लगाना है, अभी आजू बाजू में केला लगा ही नहीं है, तो उसमें करना क्या है, ये मेड़ के ऊपर यहाँ पे आपको चारों तरफ से 1-1 ड्रिप डाल देना है, और ड्रिप डालने के बाद में यहाँ से 2.5 फीट छोड़कर, यहाँ से 2.5 फीट छोड़कर, यहाँ पे 2.5 फीट छोड़कर और यहाँ पे 2.5 फीट छोड़कर, इतना आपको यहाँ से आपके खेत में यहाँ से लाइन डालना है केला लगाने के लिए। इतने क्षेत्र में आपको ये फसल लगानी है। इसमें ये नालियाँ बनेगी, ये पाली बनेगी, ये नाली बनेगी, ये पाली बनेगी, ये नाली बनेगी, ये पाली बना, बराबर। अभी इसमें ये ड्रिप आ जाएगी, ये छोटी छोटी ये ड्रिप आ जाएगी, समझना है। तो चारों तरफ ये गन्ना घास रहेगी, तो आने वाली गर्म लू हवा यहाँ पे नहीं रह आएगी। जैसे ये भाई के खेत में अपन ने देखा ना, तो गर्म हवा जैसे ही सीधी जाएगी तो ये पौधे को क्रॉस करते जाती है, थड़ को चिपक के जाती है, तो पौधा पिचकना, फल को सेक लगना, वहाँ पे बर्न हो जाना, काले कलर के फल दिखना, ये चीज़ें आपको सामान्यतः आपके खेतों में दिखेगी। तो आपने अगर चारों तरफ गन्ना घास लगा के रखी है तो क्लाइमेट कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी सहायता हो गन्ना घास करेगा। दूसरी बात, 5/7 पर अगर आप केला लगा रहे हो तो 5/7 में जो थीम बताई गई है, जैसे आपके क्वेश्चन थे काका जी कि केला कितने ग्राम पे लगना चाहिए, शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा कि जो नए किसान हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनको केले का ABCD भी नहीं पता है, उन्होंने पहली बार शुरुआत में 5/7 पे जाना चाहिए, जिगजैग, जो मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। लेकिन 100 फॉलो अगर कर पा रहे हो तो, नहीं तो आपको 1 फीट पीछे आना पड़ेगा, आपको 5/6 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में आपके खेत में अगर चारों तरफ गन्ना घास नहीं है,
बेबी ऊपर से फल लटका हुआ है, कटने की कगार पे है, लेकिन साइड से इतना बड़ा बेबी नहीं हुआ है आप लोगों से, तो फिर उस समय होगा क्या, नंबर ऑफ पत्ते कम रहेंगे। नंबर ऑफ पत्ते कम रहेंगे तो वहाँ पे गर्म हवाएं आवागमन करेगी, ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी। ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी तो आपके पौधे के तने का जो धड़ है वो सोखेगा और पचक से पिचकना शुरू हो जाएगा। आपके खेत में आज की कंडीशन में अगर 1 एकड़ में 1250 पौधे अगर आपने लगा के रखे हैं तो आपके खेत में अभी मुझे 2500 पौधे दिखने चाहिए, मदर प्लांट और बेबी प्लांट दोनों 2500 अच्छे। बेबी प्लांट का भी बड़ा पत्ता आपके खेत में खुलना चाहिए। तो 5x7 में मुमकिन है, 5x6 पे अपन रख नहीं सकते। 5x6 पे हमें रटून रखने का बोलते हैं अपन। 20 से 50% कटिंग होने के बाद में हम लोग बेबी उसको रखते हैं। लेकिन इसमें जिस दिन फल आ रहा है 6वें महीने में, उस दिन हमें बेबी का सिलेक्शन कर लेना है और एक साइड से बेबी आपको रख देना है, ताकि ये 3 महीने बाद जब फल कटेगा तब तक ये बेबी यहाँ तक मिलेगा। जैसे ही फल कटेगा दोनों भाग जाएंगे। जैसे ये 6 महीने का हो जाएगा उस समय इसके साइड का बेबी आप उसमें रख सकते हो। अगर आपके खेत में इतना प्रोटेक्शन करके रखा है तो, नहीं तो आप लोकल प्रैक्टिस से भी अच्छा आपका केला कर सकते हो। लेकिन लोकल प्रैक्टिस में भी आपको कम से कम 30 स्क्वायर फीट का ग्राफ अभी देना पड़ेगा। नया केला खेती शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो कम से कम 30 स्क्वायर फीट का ग्राफ आपके केले में दे सकते हो। नाली पाली कंसेप्ट भी कीजिए, 70-30 वाला, चारों तरफ से गन्ना घास, ये वाली चीजें करो तो 1 एकड़ में 1450 आपको पौधे लगेंगे। अगर कोई किसान बोलता है कि नहीं मैं 100 फॉलो करके आपके डॉट टू डॉट फॉलो करूंगा तो 5x7। अगर जिसने 5 साल से केले की खेती कर ली है उसको सारी समझ है कब क्या क्या प्रोटेक्शन लेना है, तो 5x9 और 5x9 पे जाना है तो सिंगल साइकिल का पौधा हमने निकाल दिया है बीके बनाना, जो आप एक बार लगा के 10 साल तक आपके खेत में उसकी कटिंग कर सकते हो। लेकिन उसके क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, उसके नॉर्म्स है, उसकी गाइडलाइन अलग है, उस हिसाब से भी है आपको खेत में आप उसका काम करना है प्रतिदिन। क्योंकि 1 एकड़ में आपके 960 पौधे ही लगेंगे, तो हर बार आपके खेत में आते समय हमें 1800 पौधे दिखने चाहिए, 1900 पौधे हर बार दिखने चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम एक्चुअल 1800-1900 पौधे आपके खेत में लगाना चाहते हैं। सिंगल पौधा लगाया, 6वें महीने में 5x9 पे बेबी छोड़ दिया। जिस दिन कटिंग के लिए व्यक्ति आएंगे उस दिन मेरे आपके खेत में मुझे दोनों ये हाइट में दिखने चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हाइट में, ये जब जाएगा तब ये दिखना चाहिए, मदर प्लांट रिवर्स। तो आप हर 6 महीने में कटिंग ले सकते हैं। पूरे बेड के ऊपर कचरा मल्चिंग, यार हर कटिंग होगा हर एक 6 महीने, हर 6 महीने में कटिंग आएगी। क्योंकि 6 महीने फल आने के बाद यहाँ पे रखा, इसका 6 महीना काउंटिंग हुआ, वो कटने के बाद 3 महीने बाद कटिंग आई, तो बराबर आपका 9 महीना। आपको न आपके लॉजिकल साइंस को जैसे आप कुछ न किए हुए भी 3 महीने में बेबी बढ़ गया है, 6 महीने के बाद आपको वो फल कटने वाला है। 9 से 10 महीने में फल कट के निकल के बाहर हो जाता है। अगर अच्छा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और फर्टिलाइजेशन आप कर रहे हो, क्लाइमेट कंट्रोल आप अगर कर रहे हो, तो केले की फसल 10 महीने में खत्म हो जाती है आपके खेत से। मैंने 9 महीने में केले की फसल को खत्म करते हुए देखा है अपनी गाइडलाइन के ऊपर। जामनेर के 4 से 5 वीडियो मैंने डाले। 9 महीने में केले की फसल 4000 पौधा, एक फल भी नहीं बचाती। और नवंबर में पौधा लगा हुआ है, उसके बाद में तो 1.5 महीने ठंडी की आती है, वहाँ तो उगता ही पौधा। लेकिन उस वीडियो को ऐसे बनाया हुआ था पूरा 100 गाइडलाइन, 9 महीने में कटिंग होगी छपाचक, 100 ड्रॉप करोगे। आज की डेट में आपके फील्ड में अगर मैं देखूँ आप 100 फॉलो कर दे तो शायद हर तहसील से आपके यहाँ पे प्लॉट देखने के लिए लोग आते हैं कि कुछ अलग इन्होंने किया हुआ है। और अलग करने का नतीजा है कि यहाँ पे फल कटते समय साइड में इतना बड़ा बेबी है। आपका ध्यान शायद कहीं भटक गया या आपने पूरी प्रयास नहीं की, मैं ये समझ रहा हूँ। ड्रिप भी डाल के रखिए, एक 2 लीटर एक 4 लीटर, तो वाटर मैनेजमेंट पूरा पुअर मैनेजमेंट है। जहाँ वाटर मैनेजमेंट बराबर भी होगा वहाँ पे फसल अच्छी नहीं आएगी। वो कौन सी भी फसल आप करो दुनिया में, केले को तो पानी ही चाहिए।
क्या हमारे यहाँ पे 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर है कंटिन्यू? नहीं है। अगर साइंटिफिक आप किसको पूछने जाओगे तो साइंस वाले हैं तो वो बोलेंगे आप केला नहीं लगा सकते क्योंकि आपके यहाँ पे 45 का टेम्परेचर चला जाता है, तो उस समय आप केले को बचा नहीं पाओगे। तो क्या केला नहीं हो रहा है? बढ़िया केला है, 70 kg का 60 kg का बच काका ने लिया हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिस के ऊपर है। काका ने ग्राफ कम दिए है तो ग्राफ का काम करते समय भी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे ध्यान दिया है, वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान दिया है, क्लाइमेट कंट्रोल उन्होंने किया है। क्लाइमेट कंट्रोल उन्होंने पौधा 5 लगा कर दिया है। यही समस्या पौधा 5 लगाने की उनको 10 साल के बाद समझ में आएगी, जब काका ग्राफ बड़ा करेंगे, चारों तरफ गन्ना घास लगाएंगे, कचरा मशीन करेंगे। आज की स्थिति में आपकी मिट्टी में वो सारे पीसेस नहीं आए तो केले के लिए लगते हैं। नई मिट्टी, नया वातावरण, 10 से 12 साल आपको यहाँ पे लगेगा, लेकिन क्या हमें वो 10 साल का राह देखना है? आज से ही उसको रिपेयर करें, ग्राफ बड़ा रखो, हर 6 महीने में बेबीज छोड़ो, कचरा मंचिंग करके रखो ताकि आपके ज़मीन में बायोमास कार्बन वहाँ पे बना रहे। बायोमास कार्बन रहेगा तो कार्बन परसेंटेज आपके मिट्टी का बढ़ेगा। जितना कार्बन परसेंटेज लेवल आपकी मिट्टी का हेवी रहेगा उतना अच्छा न्यूट्रिशन पौधा उठाएगा, और जितना अच्छा न्यूट्रिशन उठाएगा उतना अच्छा फल देगा। ये कौन सी भी फसल अच्छी होगी, समझ में आ रहा है? केले का लगाने तक का अपन ने रेसिपी देख लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, केला लगाते समय जैसे केला आपने पहले दिन लगा दिया तो केला सबसे पहले अपना राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, मतलब अपने रूट को बाहर देने का काम करता है। रूट को बाहर देने के लिए बाद में फिर हम लोग NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश, उसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, नाइट्रोजन पोटास इस लेवल में तो फॉस्फोरस इस लेवल में 13, 40, 13 समझ में आ रहा है? 13 नाइट्रोजन, 40 फॉस्फोरस और 13% पोटास, ये ऐसे देते हैं ताकि फास्फोरस ज़्यादा जाएगा तो फास्फोरस जड़ों को बढ़ाने के लिए काम करता है। पता होगा आप लोगों को, पता है ना? फास्फोरस, पोटास चय बचय क्रिया को चलाने के लिए काम करता है, और नाइट्रोजन उसको भगाने के लिए काम करता है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन काम करता है, बराबर? तो ये तीनों चीज़ें इस हिसाब से दी। तो 5वें दिन, 8वें दिन, 12वें दिन, हर 4-4 दिन के बाद उसमें ड्रिंचिंग शेड्यूल 1 महीने तक आपको ड्रिंचिंग ही करना है। ड्रिंचिंग क्यों करना है? ताकि पौधे का बोल जो आया हुआ है उसकी जड़ें बाहर तक निकलेंगी। आपने ड्रिप डाला हुआ है तो ड्रिप का पानी पूरे 1 एकड़ में गिर रहा है, पौधे के पास गिर रहा है क्या? अगर मेरे 1 एकड़ में 27,500 ड्रिपर अगर लगे हुए हैं तो क्या 27,500 ड्रिपर मेरे उस पौधे के पास में ही है? अगर मैं बोलूँ कि आपको 13, 40, 13 1 एकड़ के लिए 5 किलो देना है तो वो पूरे एकड़ में गिर गया। अभी पौधे तो हमारे 35 फीट के ओरे में ही बैठे, मतलब 43,500 स्क्वायर फीट का अगर मैं ग्राफ देखो तो 1250 स्क्वायर फीट में ही आपके पौधे लगे हुए, बाकी तो जगह वेस्ट है। 1-1 फीट भी जगह हम केले के पौधे के लिए दिए जहाँ पे हमने कीचड़ बना के लगाए, तो 1250 कितना हो, 1250 स्क्वायर फीट में जगह में ही तो आपके पौधे लगे हुए, तो उसी जगह पे वो न्यूट्रिशन जाना चाहिए। इसलिए हम लोग 30 दिन तक पौधे के उस 4 इंच के दूर गोल रिंग बनाकर उसमें न्यूट्रिशन देने का अपना प्रतिबंध है। अगर उस हिसाब से आप देखते हो तो आपका खर्चा कम हो गया, आपका उत्पादन अच्छे से आ सकता है। नहीं तो ड्रिप से दोगे तो वो हर जगह पे गिरेगा, कौन से पौधे के पास गिरेगा, कौन से पौधे के पास नहीं गिरेगा। उतना काम तो न्यूट्रिशन का वाटर भी कर लेता है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर देना है तो ड्रिंचिंग आपको कम से कम 30 दिन तक करना ही पड़ेगा, तो वो ड्रिंचिंग शेड्यूल अपने पास से आ जाता है, बराबर। पहले राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, उसके बाद में आपने केले का पौधा अगर लगाया है तो केले के पौधे के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तो आपके यहाँ केले का पौधा ही लगता है। पहले राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में जैसे 30 दिन हो जाएंगे, 30 दिन के बाद में अपना कंद डेवलपमेंट कर लेता है। उसके तना बनाने की, जो आप जो बोल रहे हैं तो कंद बनाता है, जितना स्टोरेज कंद में बनाएगा, जितना मोटा थर्ड बनेगा उतना अच्छा आपका फल आता है, उतने अच्छे केले की लेंथ बनती है। तो ये समय कौन सा है? 45 दिन से 110 दिन तक।
जितना न्यूट्रिशन आप इसको दोगे उतना अच्छा फल आपको 160 से 197 दिन मिलेगा। अगर आपने 110 दिन के बाद बोला कि मैं न्यूट्रिशन दूँ, तो उस समय पौधा कम से कम 60% न्यूट्रिशन नहीं उठाता है, 40% उठाता है। इस समय कंद बनाते समय पौधा 70 से 80% भोजन उठा लेता है, 20% रहने देता है। तो जितना आप उसमें दोगे उतना वो पौधा अपने बॉडी में शेक कर देता है। लेकिन पौधा उठाएगा कब? जब हमारे मिट्टी में जान होगी तब। कार्बन परसेंटेज रेशो अच्छा होगा, हमारे पानी का TDS अच्छा होगा, हमने उस मट्टी का ओरा उस हिसाब से उस पौधे के लिए बना के रखा है, तब वो पौधा ये भोजन उठाएगा। और पौधा बताएगा कैसे कि मैं भोजन उठा रहा हूँ? तो पौधे में हर पत्ते में कम से कम 4 इंच की गैप आपको मिलनी चाहिए। आने वाला पत्ता पहले वाले पत्ते से बड़ा आना चाहिए और गैपिंग उसकी प्रॉपर 4 से 5 इंच की होनी चाहिए। ऐसा हाथ पकड़ते ही उसके पत्तों में गैप मिलना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि मैं जो न्यूट्रिशन दे रहा हूँ मेरा पौधा ले रहा है और अच्छे से चल रहा है। पत्ते पास पास आना भी गड़बड़ है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, खाली अपने हिसाब से वो चल रहा है, उसको जीवन चलाना है, ऊपर से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो जो 30-40% में जो ले रहा है वो 20% अपने बॉडी में देकर वो चलने की प्रयास कर रहा है। बराबर, ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो 110 दिन तक अपना ये बनाएगा। उसके बाद में बर्ड को ऊपर ले जाकर वो फिर आपके 160 दिन के बाद फ्लावरिंग दे देगा। 160 दिन के बाद जब फ्लावरिंग देगा उस समय कई किसानों के खेत में देखा जाता है कि हरे पत्ते जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। फ्लावरिंग के समय हरे पत्ते कई सारे ड्रॉप हो जाते हैं। तो पौधा उस समय करता क्या है, उसको अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पुअर हुई है उस पूरे जीवन काल में, अगर कहीं न कहीं छोटे छोटे गैप बनी हुई हैं, तो उस समय उस गैप को भरने के लिए वो फुल उसको बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस और पोटैश की आवश्यकता उस समय उसको लगती है। तो अभी उस समय होता क्या है, हम लोग जितना भी खाद उसको देंगे तो उसमें 20% खाद वो उठाता है, 80% खाद नीचे रहने देता है। उस समय वो 80% जो खाद लेता है वो अपने बॉडी से लेता है, तो उस पत्तों से वो खींच लेता है। आपने देखा होगा कि वो हरे पत्ते ऐसे से पचक के नीचे गिर जाते हैं और वो डंडा बाहर निकला हुआ दिखता है। तो उस समय वो अपने बॉडी को खाता है। समझ में आ रहा है? आप वो मेरे साथ जी भी है ना? तो उस समय कई सारे मेरे पास ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये समस्या जब आएगी, समस्या आए नहीं उससे पहले ही आपको इसका निदान कर देना है। तो हर 15 दिन में आपको छोटा सा एक वीडियो बनाकर भेज देना और उसमें जो भी शंका है वो बता देना। अभी ये शंका अगर ये भाई ने मुझे आज के 7 महीने पहले ही बता दी होती कि मेरे खेत में मैंने ऐसा करके रखा है, तो सबसे पहले मैं आपको आपकी ड्रिप चेंज करने का सलाह देता कि 4 लीटर वाला डिस्चार्ज 50 लाइनों में अगर आपने डाल के रखा है तो 10 लाइनों में एक सरी की ड्रिप डाल दो, बाकी उठा के बाकी की सरियों में बाकी की डाल दो, तो वाटर मैनेजमेंट हो जाएगा। वहाँ पे वाल लगा देते हैं अपन, तो वाटर मैनेजमेंट अच्छा होता है। जैसे 4 लीटर डिस्चार्ज की जगह पे आप 2 घंटे पानी दे रहे हो, वहाँ पे 1 घंटा देते। 2 लीटर में जहाँ 2 घंटे दे रहे हो वहाँ पे 4 घंटा देते, बैलेंस में हो जाता ना पानी जी। तो अनइवन ग्रोथ, छोटे बड़े लूगर, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। पौधा जर्मिनेशन नहीं, ज़्यादा पानी की वजह से भी पौधा मरता है, कम पानी की वजह से भी पौधा मरता है, ज़्यादा ठंडी की वजह से भी पौधा डॉर्मेंसी में जाता है, ज़्यादा गर्मी की वजह से भी पौधा डॉर्मेंसी में जाता है। अभी किसान करे तो क्या करे, लेकिन किसान को समझना पड़ेगा कि ये समस्या आएगी तो इसका मेन हल क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि गर्मी में पौधा लगाना है तो सड़ मरना तो लगाना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि बारिश आ गई तो मैं लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, लेकिन बारिश आने के बाद भी आपके खेत में खरपतवार आने ही वाली है, उसको रोकोगे कैसे? कचरा अगर आपके पास में धान की पैडियाँ वगैरह है तो डाल दो तो सबसे अच्छा है, लेकिन वो भी फंगस स्प्रेड करती है, तो उसके लिए उसको 1 से 2 बार ऐसे पट्टी कर लेना ताकि हवा का अवगमन वहाँ पे हो, क्योंकि पैडी ऐसी पैक ऐसे बैठ जाती है। मैंने पैडियों का दिल्ली से वहाँ बिजनौर वगैरह में किए हुए किसानों ने, तो पैडी ऐसी चिपक जाती है, तो उसको 1 से 2 बार ऐसे पट्टी मार दो, जैसे ऊपर की दिशा नीचे कर लो, तो जो बैक्टीरियल फंगस नीचे से आई हुई है वो ऊपर आ जाएगी। उस समय क्लाइमेट तो क्लाउडी इन्वायरमेंट होता है, उतना उसके ऊपर असर नहीं होता है, वो पट से रिवर्स नीचे चले जाएंगे, उसका काम कर लेते हैं। उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा या जीवा अमृत वगैरह का स्प्रे कर दो ताकि मित्र फंगस वहाँ पे टिकी रहे। बंच निकलने के बाद में बंच को बंच मैनेजमेंट करना है। बंच मैनेजमेंट करते समय ये ध्यान रखना है
कि हमारे तने की मोटाई अगर 32 से 36 इंच बनी हुई है और हमारे पास 12 पंजे अगर आए हैं तो उसको 4 से भाग देना है। अगर 32 इंच का तना बना हुआ है उसको 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 8 पंजे आपको रखने हैं। 8 पंजे रखने के बाद में 9वां पंजा तोड़ना है, 1 केला रखना है। 10वां पंजे का भी केला तोड़ना है, उसमें 1 केला रखना है। 11वें में भी वही है, 12वें में भी वही है। बाद में फिर वो 1 केला इसलिए रखना पड़ता है कि पूरे बर्ड को नीचे तक न्यूट्रिशन देता है। अगर 1 केला आपने रखा हुआ है तो उससे लगा पड़ा है, मतलब हमारे तरफ मराठी में बोलते हैं नखाला जिवाई बोलता था, नाखून की जिवाई जो बोलते हैं। जैसे नाखून कट कर लिया लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो तो बढ़ता ही रहेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा ही उसका बॉडी। तो वो 1 केला अगर रखा तो आपने देखा होगा कि ये पंजे के नीचे से ही अगर कट कर दिया, केला नहीं रखा है तो नीचे से सड़न पैदा करता है, वहाँ पे फंगस आती है। फंगस आने के बाद में कटते समय तक वो यहाँ तक आ जाती है केले तक, तो वो कटिंग करने वाला इसको ऊपर से कट करके नीचे डाल देता है और ऊपर वाले लेके जाता है। तो वो सड़न गलन नहीं हो नीचे से, इसलिए वो केला अगर रहेगा तो पूरा बर्ड नीचे तक इस केले को भी न्यूट्रिशन देता है। तो ये फंगस आके यहाँ पे रुक जाती है, तो ये केले को भी भरेगी, ये केले को भी भरेगी, ये केले को भी। तो जिस दिन वो कटिंग करने आएगा यहाँ से कट करेगा, नीचे का पंजा भी आपका वो मार्केट में लेकर चला जाएगा। तो नीचे से गलन नहीं पैदा हो, इसलिए उस समय बंच मैनेजमेंट करते समय ध्यान ये रखना है कि 8 पंजे आपको रखना है। 9वें में 1 केला, 10वें में 1 केला। बाद में कमल को तोड़ के उसमें गोबर की पोटली आपको लगा देगा, लेकिन नीचे के पंजे से 10 इंच नीचे। तो गोबर की 50 ग्राम की पोटली में डालना है 1 चुटकी पोटास, 1 चुटकी यूरिया और 1 दाना सुक्रोज। उसको मत लेना है, जस्ट आप यहाँ पे कमल तोड़ा, वो पानी टप गिरते समय ही उस पोटली को उसमें लगा देना है और उसको टैगिंग कर देना है। जैसे आज के दिन मैंने मेरे खेत में 200 भुट्टे अगर तोड़े तो 200 भुट्टे को रेड कलर का टैग मैंने लगा दिया और गोबर की पोटली भी लगा दी। दूसरी बात, पीठ के पीछे आपका पंप भरा हुआ चाहिए, तो वो पंप में मिश्रण कौन सा रहेगा? वीएम स्प्रे। वीएम स्प्रे की रेसिपी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी, 20 kg मिट्टी। अभी ये मिट्टी कहाँ से लेनी है? मिट्टी ऐसी जगह से लेनी है जहाँ पे कई साल से खेड़खाड़ नहीं हुई है, बंजर जमीन, लेकिन वहाँ कांटे वाली फसल नहीं होनी चाहिए। जैसे बरगद में भी बरगद, बाकी सारे पेड़ चलेंगे, कांटे वाला पेड़ नहीं चलेगा। वहाँ पे 3 बाय 4 का गहरा गड्ढा खोदना है, चारों सतह की 20 किलो मिट्टी लेनी है। उसके बाद मिट्टी लेने के बाद में गड्ढे को ढक देना है ताकि अगली बार के लिए आप उसको यूज़ कर सको। उसको ढक देना है ताकि उसमें अंधेरा गिरता रहे। 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसोनोमीटर। ये वाइसोनोमीटर सुक्रोज जिसके कंटेन आते हैं, ये इसको मल्टीप्लिकेशन करने का काम करता है। ये जब पानी में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और हर कोई बैक्टीरियल या कोई भी पौधे का खाद है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने का ये काम करता है। मिट्टी में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे तत्व होते हैं, तो ये 24 से 36 घंटे आपको रखना है। उसके बाद में ऊपर का पानी कपड़े से छानकर आपके वो पंप में लेना है और आपको उसके ऊपर वीएम स्प्रे कर देना है। अभी वीएम स्प्रे की रेसिपी बंच मैनेजमेंट करते समय के पहले 7 दिन पहले भी करनी है। जब आपका बंच ऐसे निकलता है ना, ये पत्ता खुलने से पहले ही इसको पूरा उसको नहला दो। ऊपर पत्ते के ऊपर भी जहाँ बंच निकला हुआ है, जहाँ पत्ते आजू बाजू से निकले हो, वहाँ पे भी उसको डाल के रखना है ताकि वहाँ पे बीटल वगैरह, ये जो कीड़े होते हैं, मकड़ी वगैरह, वो वहाँ से उस स्मेल से भाग जाए। और जब पत्ता खुलेगा उस समय उसके ऊपर भी उसको मार देना। बंच 8वें से 9वें दिन आपका ओपन हो जाता है। जब 9वें दिन पे आपके पीठ पीछे पंप भी होना चाहिए, आपके पास गोबर की पोटली भी होनी चाहिए और आपके जेब में रस्सी भी होनी चाहिए। ये हर 7-7 दिन में आपको करना है। तो ये तीनों चीज़ें आपके साथ में रहेगी तो एक व्यक्ति ये 3 चीज़ों को एक साथ में कर लेगा। बंच मैनेजमेंट भी हो जाएगा, गोबर की पोटली भी लग जाएगी और आपका टैगिंग भी हो जाएगा। तो आज एक दिन में अगर 300 कमल आपने तोड़े तो 300 के ऊपर स्प्रे भी हो गया, बंच मैनेजमेंट भी हो गया और आपका गोबर का पोटली भी लग जाएगा। आपने डायरी में आज नोट कर लिया, आज की तारीख है 30/6/2022। आज की डेट में मैंने 300 कमल तोड़े, उसको रेड कलर का टैग लगा दिया। कौन सा? रेड कलर का।
तो आपके डायरी में मेंशन रहेगा कि 300 बंच मेरे आज के 90 दिन के बाद कटिंग के लिए आएंगे। तो आप गाड़ी वाले को श्योर बोल सकते हो कि भैया मेरे खेत में आज 300 बंच कटने के लिए तैयार है। तो उसको 10 दिन पहले ही उसको बुलाकर बता देना है कि ये माल तैयार है। आपको कौन सा माल चलता है, क्योंकि गाड़ियों में अलग अलग माल चलता है। आपके ध्यान में मैं बता दूँ, आप नए व्यक्ति हो, 14.50 14.5 आनी माल चलता है, 15 आनी माल चलता है। अभी 14.5 आनी मतलब पतला, जिसकी सिरे ही है थोड़ा सा बना है खुदा। 15 आनी मतलब थोड़ा सी रेशे दिख रही है। तो इसमें 15.5 आनी 16 आनी मतलब एकदम गोल बन गया है। उसको थोड़ा सा टच करोगे तो कुछ समय के बाद पट से फट जाएगा। पहले देखिए ना आपने, तो 16 आनी और 16 आनी माल कई सारे व्यापारी देना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये ले जाते समय ही पकना, टूट जाना, वेस्टेज काफ़ी होता है। ये कम समय के सर्वाइवल में, जैसे यहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ से आपको रायपुर भेजना है तो वो चेम्बर वाला आपसे वो 15.5 आनी 16 आनी का केला लेकर जाएगा। लेकिन उसमें भी दो चीज़ें होती है कि वो 16 आनी का केला आपने बनाया तो आपके ऊपर पत्तों की कैनोपी दिखनी है। जितने ज़्यादा पत्ते रहेंगे उतना उसका लॉन्ग सर्वाइवल चलेगा, रेट भी ज़्यादा रहेगा, बराबर। तो उसमें 16 आनी वाला केला दिया तो आपको वेट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जितना समय आप केले को रखोगे उतना वेट मिलेगा। 2 किलो भी मिला 12 रुपये का रेट है तो 24 रुपये एक पौधे के ऊपर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। तो पौधे की खाद और पौधे का खर्चा और आपके निदाई गुड़ाई का खर्चा उसमें निकल के आ जाता है। केले में और कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की अभी? हाँ, इसमें अपना अपन क्या करते हैं, हर किसान के लिए खाद के लिए चैप्टर 3 से 4 घंटे का सेशन होता है स्पेशली। तो उसके लिए अपन PFS शेड्यूल किसानों को देते हैं, बैलेंस फर्टिलाइजर सॉफ्टवेयर, वो कंप्यूटर एनालिसिस करके पूरे खेत का आपके पास दे देता है। खाद के लिए 3 से 4 घंटे का पूरा सेशन होता है। NPK कितना देना है, नाइट्रोजन, सोलर, फास्फोरस, कैल्शियम कितना देना है। मैं खाद निकले के बाद तो एक वीडियो फोटा चलाया था काम निकलने के बाद। हाँ, वो तो देना पड़ेगा, नाइट्रोजन और पोटास की अभी ना वो आवश्यकता। क्या हुआ, यूरिया ज़्यादा दे दिया कहीं तो काम कितना चालू हो गया। हाँ, यूरिया इस समय कम देना है क्योंकि नाइट्रोजन को कम उसको करना है, कम कर- उसमें खाली पोटास ही देना है। ये जैसे 10 किलो पोटास दे तो यूरिया 1 किलो देना है। 1 किलो। हाँ, ज़्यादा नहीं देना है। कई लोग उसमें 6-6 किलो तक यूरिया डालते मैं हैं। वैसे ही करता था तो लेकिन मतलब अच्छा काम उसे के लिए तो उसको पुशअप, वेजिटेटिव ग्रोथ में थोड़ा सा पुशअप के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो उसमें 1 किलो यूरिया। हाँ भाई 1 किलो यूरिया 5 किलो पोटास कर देंगे। 5 किलो नहीं, 5 किलो यूरिया के लिए आधा किलो ही डालना है। नहीं, 5 किलो पोटास के लिए यूरिया आधा किलो ही डालना है। 10 के लिए उतना आधा बहुत किलो हो जाएगा, डालना। वरना वो डंडा बाहर तक निकाल देगा, या फिर डंडा निकलते समय ही वहाँ से टूट के नीचे गिर जाना, वो नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से वो भी समस्या होती है। लेकिन डंडा टूटने की समस्याएं सबसे ज़्यादा देखी जाए तो जब फल निकल रहा है और यहाँ पे केले का पत्ता है, अगर वो उसके ऊपर आ रहा है और इसको धीरे धीरे पुश कर रहा है और ये पत्ता नीचे गिर गया और ये नीचे आ गया, तो जहाँ जिस समय में ये फोर्स लगा रहा था वहाँ पे उतनी शक्ति नहीं बनी, तो उस समय फिर वो टच से टूट के नीचे गिर जाता है। हाँ उन्हें पूछना अगर ये लाइफ साइकिल अपनी हिसाब से ऐसा आ गया तो ये टूटेगा नहीं। वहाँ पर कुछ कड़क भी बजा देंगे जहाँ से टूटता है। टूटता नहीं, होता क्या है, जब ये बर्ड ऐसे बाहर निकल रहा है उसमें अगर कुछ ब्रेक आ रहा है तो नीचे से तो ये पुशअप कर रहा है, लेकिन सामने इसको प्रॉब्लम है, इसको सामने वाले को ये पुश कर रहा है, बार बार पुश कर रहा है, तो नीचे से तो पूरी ताकत इसने लगा दी है, तो उसमें वहाँ पे रिंग आ जाते हैं। क्योंकि डंडे को देखा जाए तो आपने देखा होगा पूरा भूरा होता है, वाइट कलर का होता है, अनमैच्योर होता है। उस समय वो होता क्या है, बर्ड का वेट अगर देखोगे तो 10 से 12 किलो उसी समय होता है। पूरा पानी लेकर जब बाहर निकलता है और उस समय अगर ये केले का पत्ता सामने है और उसको उसने ताकत में उसको नीचे गिरा दिया वो पत्ते को, तो उसके ऊपर वो टेंशन आ जाता है। यहाँ पे जब टेंशन आएगा वो पूरा लटकेगा, तो कट से यहाँ से ब्लेड जैसे कटे धार जैसा वो दिखाएगा आपको नीचे गिरते समय। अभी आपके यहाँ पे ये समस्या मुझे और दिखाई देगी, कई सारे लोगों ने बंच ऐसे लटके हुए हैं और यहाँ पे कैसियाँ बना के रखी है यहाँ से, और बंच ऐसे लटक रहा है, तो उसमें हो क्या रहा है, बंच यहाँ से भर रहा है और यहाँ गर्दन लग रही है, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो मुझे तो ये पीछे ढकेल रहा है, लेकिन गर्दन तो ऐसी हो रही है क्योंकि इसके ऊपर वेट आ रहा है। तो ये क्या होगा, कुछ समय ये फल नीचे गिर जाएगा, ये धड़ ऐसा का ऐसा खड़ा रहेगा और ये यहाँ से टूट जाएगा। ये कहाँ से टूटेगा, यहाँ से,
यहाँ ब्रेक हो रहा है, हाँ वो डंडा जब भरेगा ना आपका केला, वो भरते समय यहाँ से टूट के निकल जाएगा, क्योंकि थर्ड तो ये डंडे तो मुझे पीछे पुश कर रहे हैं, लेकिन गर्दन को तो ये नीचे खींच रहा है सब, इसके ऊपर वेट है ना, तो ये डंडे, आज मेरे पास एक वीडियो आया था, तो ये ऐसा नहीं करे, या तो उसके डंडे के पास करो, या फिर यहाँ पे जो डंडा निकला हुआ है उसको उसको ये डंडा जो निकला हुआ है इसका मेन डंडा, इसको बांध के पीछे खींचो। कई लोग वो डंडे के नीचे बांध लेते हैं तो वो भी वहाँ से टूट के गिर जाएगा। वो जो यू टर्न वाला डंडा हुआ है तो इसको ही यहाँ पे 2 पत्तों के सहारे इसको बांधो और इसको खींच दो, या फिर उसके बाजू में बाम्बू की लकड़ी को गाड़ दो, और बैम्बू की लकड़ी गाड़ने के बाद में जहाँ से टर्न हुआ है वहाँ पे उसको ऐसा बांध के रखो ताकि वो झुके नहीं इधर। उसके यहाँ टर्न वाले हिस्से को उसके गर्दन के पास या 3-4 पत्तों के नीचे यहाँ पे बांधोगे तो वो ऐसा ढके, ऐसा झुकेगा और यहाँ से टूट के नीचे फट से गिर जाएगा। ये समस्या आएगी, मतलब आएगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मुझे बताऊँ यहाँ कैंची लगाई हुई है, यहाँ मुझे कोई खींच रहा है तो ऑटोमेटिकली गर्दन के ऊपर प्रेस हो रहा है, तो प्रेस होगा तो सांस बंद होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत होने वाली है, वो भी केले को भी हो रही है। तो ये लूंगर का वेट जब पड़ेगा तो वो धड़ से गिर जाएगा, तो वो अंदर से यहाँ से कट से टूट के नीचे गिर जाएगा। वाला मैंने जो बोला आपको कि नया किसान है जो पहली बार शुरुआत कर रहा है, उसने 5/6 पे जाना चाहिए। 5/6 पे जाएगा तो दोनों कटिंग अच्छी आएगी, एकदम बढ़िया, तो क्रॉप रोटेशन आपका रहेगा। दूसरा, पूरा 100 गाइडलाइन बी किसान को समझ के नाली पाली कंसेप्ट, चारों तरफ गन्ना घास, कचरा मल्चिंग, वाटर मैनेजमेंट अगर कर रहे हो तो 5/7 ज़िगज़ैग, कम से कम 5 साल तक आप इसमें जा सकते हो एकदम बढ़िया से। आपके पास अच्छा नॉलेज है, मट्टी भी अच्छी है, बायोमास कार्बन आपने अच्छा डाल के रखा है, आपके ज़मीन का पीएच भी अच्छा है, कार्बन परसेंटेज रेशो भी अच्छा है, आप पूरी लगन से उसमें पूरा 100 काम करने वाले हो, तो 5/9 5/9 में रेवा प्लस भी आप ले सकते हो, या फिर रेवा डबल प्लस जो सिंगल साइकिल का पौधा है, जो एक बार लगाने के बाद 10 साल तक आप इसको आपके खेत में चला सकते हो, कई दिक्कत नहीं होती, न्यूट्रिशन पुअर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कचरा मल्चिंग अगर फुल करके रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। और डबल प्लस को कौन सी मंथ में लगाना है? जैसे इसको लगाएंगे 5/9 लगाएंगे तो महीना कौन सी महीना लगाना चाहिए? जुलाई में लगाइए आपकी तरफ। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि पौधा कब भी लगाओ, कौन से भी मौसम में लगाओ, उसके लिए हमें 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर क्या हम लोगों ने उसके लिए मेंटेन करके रखा है हमारे खेत में। अगर नहीं तो केला लगाना नहीं, अगर हाँ तो केला मार्च में या मई में भी लगाना। क्या दिक्कत है? सड़ मक्का अगर किसी भी खेत में इतना बड़ा है, आप नीचे बैठ जाओगे ना तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। आज के डेट में इनके खेत में चले जाना, आपको नीचे बैठ जाओगे तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता है, पूरा ठंडा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी बढ़ी हुई है। जितने हरे पत्तों की संख्या ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा। उस ऊपर के 1.5 इंच के लेयर में पूरा हुमस बनेगा आपके यहाँ पे, वही तो केले के लिए चाहिए। आप वहाँ का टेम्परेचर अगर काउंट करोगे वहाँ का उस खेत का, तो 28 से 32 डिग्री तक का ही आपको मिलेगा, जो केले के लिए चाहिए। हो सकता है कि टेम्परेचर 47 गया है तो 36 तक जाए, उतना तो ठीक है। ठंडी हो रही है तो ठंडी के टाइम में भी वो उसकी ठंडी को आने नहीं देगा। पानी दे रहे हो कंटिन्यूस तो ह्यूमिडिटी बनाएगा, तो वहाँ पे ठंडी भी नहीं लगेगी अंदर। तो दोनों चीज़ों के लिए वो चीज़ें आवश्यक है। और बाहर पे आपने अगर गन्ना घास इतनी बड़ी कर ली है तो हवा आएगी नहीं, हवा वहाँ पे ब्रेक होगी तो हाइट करके ऊपर से निकल जाएगा। ये फटने का भी काम नहीं आएगा, जैसे पत्ता भी फटा है। हाँ, आपको लगता है कि गन्ना घास काफ़ी बड़ी हो गई है, केले के पौधे के ऊपर आ रही है, जैसे बारिश हो गई जुलाई की, उस समय उसको सेंटर से कट कर दो, आने वाली ठंडी है तब तक और बढ़ जाएगी, तब उसके लिए काम में आएगी। उसको सेंटर से यहाँ से ऐसे कट कर दो, क्योंकि बारिश में उतना काम नहीं है। या फिर गाय हो आपके पास या कोई भी हो, खिलाने के लिए भी काम में आएगा। दूसरी बात, ब्रिटिश ने कंसेप्ट चालू किया हुआ है अभी, मट्टी पानी परीक्षण हम लोग अभी कर रहे हैं, मृदा परीक्षण।
आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको जो भी जानकारी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मृदा में अगर मैं मिट्टी की अगर बात करूँ कि मिट्टी में अगर जान रहेगी तो आप लोग आपके खुद से भी फसल आपको कितने अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास मिट्टी में क्या डाटा है, मतलब कार्बन परसेंटेज कितना है, पीसी कितना है, इसका पीएच वैल्यू क्या है, ये चीज़ें हमें पता नहीं। तो आप ये चीज़ें बी किसान के मृदा परीक्षण वहाँ से आप ले सकते हो। अभी आपके यहाँ की सॉइल को कलेक्ट कर लीजिए, आपको नंबर वगैरह मैं दे देता हूँ, इस नंबर के ऊपर बात कीजिए 75,875,3822। ये मृदा परीक्षण के लिए नंबर दिया हुआ है। आपके खेत के मृदा अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए यूट्यूब किसान पाठशाला चैनल पर मृदा को कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट कैसे करना है, मृदा कैसे लेनी है और आपको सैंपल वहाँ पे कैसे भेजना है ना। तो वहाँ पे आप सैंपल भेज के आपके मिट्टी का सॉइल सैंपल वहाँ पे भेज के पूरी सॉइल एनालिसिस कर सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो उस हिसाब से आपको शेड्यूल हर समय गाइडलाइन मिलती रहेगी, क्योंकि मिट्टी में जब पानी जाता है तो दोनों का जो डाइल्यूशन या कॉम्बिनेशन बनता है वो चीज़ें भी अपने पास रिकवरी के स्वरूप में अभी है। तो आप वहाँ पे पानी और मिट्टी भेजकर आपका रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। वहाँ पे मेरा नाम भी बताया तो चलेगा कि ये आए थे, इन्होंने बताया। तो शुरुआत में फिर रेफरेंस या फिर आपको लगता है कि उस नंबर के ऊपर आपको रिप्लाई नहीं मिला या फ़ोन नहीं उठा तो मेरा नंबर तो आप लोगों के पास में नहीं, या फिर अपने क्षेत्र के महावीर भाई है इनके पास भी आप नंबर से बात कर सकते हो। या आपका परिचय दे दीजिए। मैं महावीर किसान रायपुर छत्तीसगढ़ से है। किसान पाठशाला प्रतिनिधि अभी छत्तीसगढ़ में ही समाधान देख रहे हैं। क्या भैया तो आ नहीं सकते बार बार, तो फोन कॉल वीडियो जो समस्या है वीडियो कॉलिंग हो जाता है तो उनको भी बताते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं। जो समस्या रहते हैं हम जाते रहते हैं क्लास के लिए। मेरे को उसका कॉन्टेक्ट नंबर किसान पाठशाला में अपना वीडियो भी आता है, वीडियो भी और मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं 9754038322 9754038322 छत्तीसगढ़ में 54038322 9754038322 महावीर वर्मा जी हैं, आपके यहीं के हैं। समस्या है तो उनका समाधान छत्तीसगढ़ के लिए पौधा बुकिंग करना हो, किसान पाठशाला का प्रोग्राम आपको रखना हो, पौधा भी मिल जाता है। हाँ पौधा भी अपने पास है। पौधा कौन सी है? इसमें पौधे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जैसे जिसको मिट्टी को जैसे भेजना है तो पोस्ट कर देंगे। हाँ ये नंबर पे आप बात कीजिए, वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कहाँ पे भेजना है क्या नहीं। आपके पास रिपोर्ट भी आ जाएगा कौन से रिपोर्ट के लिए क्या पेमेंट लगेगा। ये 150 रुपये से 500 या 600 रुपये तक की कुछ रेसिपी है, उसकी अलग अलग टेस्टिंग की, वो उनसे बात करके इस नंबर पे कॉल कर इस नंबर से बात। हाँ पौधा क्या रेट है? पौधा पे यहाँ 18 रुपये 30 रुपये और 27 रुपये तीन क्वालिटी के फाइव करना तो 6 साइकिल रहेगी। हाँ इसके बाद 4 साइकिल उसमें देख सकते हैं। ये साइकिल के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान पाठशाला का बताते समय में रेवा प्रोडक्ट कल्चर का कुछ करके दूसरा